स्टूडेंट, जो आज हमारी थ्योरी है, इस थ्योरी को हम पढ़ने से पहले हल्का सा कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। देखिए, नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत और विचारक में जितने भी सिद्धांत आपके मैं पढ़ा रही हूँ, आज इससे पहले मैंने गिडिंग्स, जॉक, अलेक्जेंडर और आज हेबरमास जो पढ़ा रही हूँ, ये सारे यूजीसी नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यदि आप यूजीसी नेट के पैटर्न को, यदि पिछले क्वेश्चन पेपर को देखा हो, तो आप सभी उन क्वेश्चन पेपर को ये जान चुके होंगे कि यूजीसी नेट में डिस्क्रिप्टिवली क्वेश्चन के सार पूछ रहा है कि वास्तव में इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है। तो अगर हम चर्चा करें, अगर हम इन सब थ्योरीज को ध्यान से पढ़ लें, तो मुझे नहीं लगता है इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए तुम्हें बहुत अधिक खोजबीन करने की आवश्यकता होगी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है हेबरमास का वैधकरण का संकट। लेजिटिमेशन थ्योरीज को इंग्लिश में बोला जाता है वैधकरण का संकट, इंग्लिश में लेजिटिमेशन थ्योरी। सबसे पहले हेबरमास की बात करें तो हेबरमास का जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था। फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से ये बिलोंग करते हैं और हेबरमास ने अपनी स्टार्टिंग में एक किताब लिखी थी, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। इनमें इन्होंने अपने संचार के सिद्धांत की विस्तृत विवेचना की थी। देखिए, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में आपने संचार किसे कहते हैं, संचार के बारे में उसकी विचारधारा समाज के परिप्रेक्ष्य में बताई थी। आपने 1976 में एक किताब लिखी, द लेजिटिमेशन थ्योरी, द लेजिटिमेशन क्राइसिस, यानी वैधकरण का संकट। द लेजिटिमेशन क्राइसिस जो आपने किताब लिखी थी, उसमें आपने अपने वैधकरण का संकट या वैधानीकरण संकट, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हेबरमास का वैधकरण का संकट का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ प्रैक्टिकली। देखिए, आपको मताधिकार का अधिकार है, क्लासरूम में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, आप वोट करते हैं, वोट करते हैं ना? वोट कैसे करते हैं, किसको करते हैं? जैसे उम्मीदवार खड़े हुए तो उम्मीदवारों को किस आधार पे आप वोट करते हैं, कोई बताएगा? आप बैठे बैठे बता दीजिए। कार्यों पे, वेरी गुड। कि आप पहले कार्य देखते हैं कि फला, अगर बाई चांस नया उम्मीदवार है तो आशा करते हैं कि शायद ये अच्छे कार्य करेगा, या फिर कई बार वो अपने पहले ही मैनिफेस्टो में बताए रखते हैं, वेरी गुड। और किस आधार पे आप वोट करते हैं? पार्टी के आधार पर, कि आपको किसी पार्टी की विचारधारा प्रभावित करती है ना, इसी बात को कहना चाह रहे हैं आप। तो देखिए, हम सभी लोग किन्हीं आधारों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, वोट करते हैं। समझ में आ गया? आज से कई सालों पहले से ये व्यवस्था चली आ रही है और वर्तमान में चल रही है। अब यदि मैं आपसे कहने लगूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो वो सरकार क्यों गिरी? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार का अस्तित्व संकट में पड़ गया, खतरे में पड़ गया। क्यों पड़ा था अस्तित्व खतरे में? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब लोग विचारधाराओं से सहमत नहीं होते, कार्य प्रणाली से नाखुश होते हैं, ध्यान से सुनो, जब आम जनता किसी राजनीतिक पार्टी की कार्य प्रणाली से नाखुश है, उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है और वो चाहती है, जैसे मैंने पेरेटो के अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत बताया, तो हम क्या करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और उस पार्टी या उस कार्यकर्ता को चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारे विचारधारा के अनुसार खरा उतरेगा, हमारे लिए कार्य करेगा या भविष्य में रोजगार उत्पन्न करेगा। इस तरह की भावनाओं को लेकर हम वोट करते हैं। तो उस वोट में जो एक पक्ष हारता है और दूसरा पक्ष जीतता है। तो जो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसकी वैधता पर संकट, क्योंकि हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं वैधकरण का संकट। वैधकरण का संकट कहते हैं जब किसी राजनीतिक व्यवस्था से लोग नाखुश होते हैं, उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, या अकस्मात आए उनके परिवर्तन से वो एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आरक्षण व्यवस्था सरकार ने लागू की, लोग चाहते हैं अरे नहीं, आरक्षण तो होना नहीं चाहिए था,
तो लोगों ने आंदोलन किया। तो जो लोग अकस्मात आए परिवर्तन का विरोध करते हैं तो उससे क्या होता है, राजनीतिक पार्टी के, राजनीतिक व्यवस्था के वैधकरण पर संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी लोग उनको जांचते हैं, परखते हैं। अगर उन्हें लगता है ये काम नहीं करेंगे, अब हम इनको वोट नहीं देंगे। कई बार मैं अब नवयुवक को देखती हूँ, कुछ बहुत से जो हैं, देखो कोई फेवर्स में बोलता है, कोई अगेंस्ट में बोलता है। तो कोई जैसे बहुत सारे कानून आते हैं, कानून को लेकर कोई फेवर में बोलेगा, कोई अगेंस्ट बोलेगा। जब ज़्यादा व्यक्ति अगेंस्ट हो जाते हैं तो सरकार की वैधता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे हेबरमास ने जो थ्योरी बताई थी 1929 में, वैधकरण का संकट, कहीं ना कहीं वो इसी विचारधारा पर आधारित है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हेबरमास ने ये जो वैधकरण का संकट है, इसके माध्यम से यूरोप और अमेरिका का अध्ययन किया था। और हेबरमास क्या थे? हेबरमास नव मार्क्सवादी विचारक थे। देखो बच्चों, मैं ये इसलिए बता रही हूँ, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हेबरमास नव मार्क्सवादी हैं, नव संरचनावादी हैं, उत्तर संरचनावादी हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो हेबरमास है वो नव मार्क्सवादी सिद्धांत कारक है। दूसरा, इन्होंने यूरोप और अमेरिका का अध्ययन किया, इसमें अपने वैधता के संकट के सिद्धांत में। इन्होंने देखा कि यूरोप में, यूरोप के बाद अमेरिका में। इनका कहना क्या था? देखो, इनका कहना था, हेबरमास का, कि जब राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो उसकी वैधता पर संकट खड़ा हो जाता है। मतलब जब सरकार या जो हमारी राज्य होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं, जो वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत अधिक संलिप्त हो जाती हैं, मतलब उनको जनता का भला ना दिखकर उनको संपत्ति, लाभ, पूंजी यही चमक में आती है, तो उनकी वैधता पर संकट खड़ा हो जाता है। अब हम उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जिन जिन पॉइंट्स के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हेबरमास के वैधकरण के संकट के सिद्धांत को और किस तरीके से प्रतिपादित किया। देखिए, पहला है नवीन विचार और मूल्य। देखो, जितनी भी नवीन विचारधारा और मूल्य होती है सोसाइटी में, उससे वैधता, राजनीतिक व्यवस्थाओं की वैधता पर संकट खड़े होते हैं। कैसे? जब समाज में कोई नई नवीन विचारधारा आती है, नवीन मूल्यों का समावेश आता है और सरकार क्या होती है, उन्हें मानती नहीं है, नवीन विचारधाराओं को एक्सेप्ट नहीं करती, नवीन मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो आम जनता रुष्ट होने लगती है, आम जनता उससे नाखुश रहने लगती है। तो उन्हें लगता है कि सरकार हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, कृषि कानून आया था हाल ही में। कृषि कानून जो आया था उस पर बहुत सारे कृषक सहमत नहीं हुए थे। ठीक है, बहुत सारे नए, देखो मैं बता रही हूँ, नवीन विचार और मूल्य। जब कृषि कानून से देश के अधिकतर किसान नाखुश थे तो उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। उस आंदोलन का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? कानून को निरस्त कर देना, कि सरकार वापस ले ले। तो सरकार ने अंततः क्या किया? कानूनों को वापस ले लिया। देखिए, जब आम जनता नवीन विचार और मूल्य से संतुष्ट नहीं होती तो सरकार की वैधता पे संकट खड़े हो जाते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया, कृषि कानून जब आया था, कृषि कानून के आने से अधिकतर समाज के किसान लोग जो थे वो खुश नहीं थे, वो नाखुश थे। तो उन्होंने क्या किया? धरना प्रदर्शन, कि हम सरकार आने नहीं देंगे, सरकार विरोधी नारे, सरकार विरोधी कार्य और आगजनी, हत्या, इस तरह की कांड होने लगे। तो सरकार ने उस कृषि कानून को वापस ले लिया, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, सरकार की वैधता पर संकट खड़ा हो जाता है। ध्यान से समझना, ये वैधता का संकट। देखो, मैं तुम्हें इसलिए भी बोलती हूँ, अगर आज तुम इस किसी भी किताब को उठा लो और हेबरमास के वैधता के संकट को पढ़ोगे तो तुम्हें ये थ्योरी समझ नहीं आएगी। इतनी कठिन शब्दावलियाँ, इंग्लिश को वो ऐसे गूगल से ट्रांसलेट करते हैं कि कहाँ लगना है, सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये सब थ्योरीज बहुत कठिन होती हैं, इसलिए मैं कहती इन सब सिद्धांत को बहुत कायदे से पढ़ना। और वीडियो बनाने का मोटिव भी मेरा यही है कि क्लासरूम के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके पास एक अच्छा खासा
स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो आप लोगों के पास। तो हेबरमास ने क्या कहा है, जब नवीन विचार और मूल्य, लोगों के नवीन विचार मूल्य जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती आम जनता, तो ऐसे में क्या होता है, सरकार की वैधता पर संकट हो जाता है, जैसा कि कृषि कानूनों के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है परंपरागत संस्थाओं और समूहों के अस्तित्व का संकट। कई बार क्या होता है, परंपरागत संस्थाओं और अस्तित्व के समूहों का संकट क्या होता है, जो हमारी परंपरा नवीन, कई बार नवीन मूल्य आ गए, नवीन विचारधारा, इवन अगर आप देखेंगे नवीन टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस, हथकरघे, मशीन, औद्योगिकरण हुआ तो हाथ से चलने वाली मशीनों का स्थान किसने ले लिया, मोटर, विद्युत से चलने वाली मशीनों ने। अब एक कंप्यूटर हजारों व्यक्तियों की गणना अपने कंप्यूटर में सिर्फ एक व्यक्ति बैठकर कर सकता है। जो हजारों व्यक्ति कैलकुलेट कर सकते थे उसको एक कंप्यूटर कर सकता है। आजकल जो पिछली सरकारें भी थी उन्होंने क्या किया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक महत्व दे दिया था, जिससे आम संस्था, परंपरागत संस्थाएं जो होती थी, जैसे हथकरघा, छोटे कुटीर उद्योग, ये सब छोटे छोटे कार्य समूह जो होते थे, इनके अस्तित्व पर संकट आ गया था। किससे? अत्यधिक उद्योगीकरण से, वैज्ञानिक और तकनीकी के बढ़ते आधुनिक युग से। जब इनका सरकार दुरुपयोग करने लगती है, देखो जब विज्ञान का, तकनीकी का, औद्योगिकरण का सरकार दुरुपयोग करने लगती है, ऐसे में क्या होता है, जो परंपरागत संस्थाएं होती हैं और समूह होते हैं उनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है। तो ऐसे में इससे वैधता का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक संस्था में आने पर संकट। नवीन गुटों एवं समूहों के, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने संविधान को उठा के देखें तो संविधान में आज SC, ST, OBC और अन्य समूहों को, जैसे महिला और थर्ड जेंडर को भी अब कहा गया है। तो कहने का मतलब है जब नवीन गुट और समूह राजनीतिक संस्था पर आते हैं तो वो पुराने गुटों से तालमेल नहीं खाते। ऐसे में तुमने देखा होगा बहुत सारी अलग पॉलिटिकल पार्टियां बन जाती हैं, ठीक है, लोग सहमत नहीं हुए, अरे हम बीजेपी की, कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, तो अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गई, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। कहने का मतलब जब नवीन गुट आते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था में जो मौजूद गुट रहते हैं उनकी कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं रहते, और इवन कुछ लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, वैधता का संकट उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव क्राइसिस, लेजिटिमेशन क्राइसिस। फिर है राजनीतिक व्यवस्था के क्षमता के बारे में शंकाएं। देखो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। पिछली सरकार की बात जब मैं कर रही थी, या तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगी, हमें लगता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है, आए दिन कोई ना कोई मुद्दा, आए दिन कोई ना कोई आंदोलन, और हमें लगता है वो अपना कार्य सही से नहीं कर पा रही है, और आम व्यक्तियों में, आम जनता में, देखो इसका मतलब समाज से होता है, आम जनता में आक्रोश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहती है, उससे सरकार के वैधकरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। वो कहती है नहीं, हमें ये सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे जो क्षमता है, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में लोग शंका करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक एग्जाम्पल से बताऊं, हरियाणा में एक एक्ट बना था। हरियाणा में एक एक्ट क्या बना था, उसमें ये कहा गया था यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे। ध्यान से सुनना, यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे 1000 रुपये सरकार देगी। मेरी बात को ध्यान से समझो और इसके पीछे के सार को समझो। एक एक्ट आया था कि एक सरकार ने कहा था यदि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसे 500 रुपये देने पड़ेंगे सरकार को। यदि वही बच्चा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेगा तो सरकार उसको एक सब्सिडी देगी, आर्थिक सहायता 1000 रुपये की। अब तुम खुद ही सोचो, बच्चा कहाँ एडमिशन लेगा? सरकारी में लेगा? कोई नहीं लेगा, है ना। अब इसके पीछे के बहुत बड़े छुपे राज को तुम पहचान पाओगे? उस पीछे के छुपे राज में अगर मैं बात करूं
तो सरकारी स्कूलों का अस्तित्व संकट में नहीं आ जाएगा? वो कहेंगे स्कूलों में एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं, नील बच्चे हैं, स्कूल बंद करो, ये स्कूल खाली हो गया है, स्कूल बंद करो, दूसरा स्कूल खाली हो गया, भाई इसको भी बंद करो। ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे बढ़ गए, वहाँ की फीसें, किताबें, कितनी सब्सिडी देगी सरकार? ठीक है, सब्सिडी नहीं दे पाएगी। देखा जाए तो इसमें घाटा आम आदमी का ही है। वो 1000 के, देखो उससे क्या होगा? सरकारी नौकरी पे संकट, स्कूलों के अस्तित्व पर संकट, भविष्य में रोजगार पैदा होने पर संकट। तो इससे क्या होता है? वैधकरण का संकट। जब लोग राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में उन्हें शंका होने लग जाती है, तो इससे क्या होता है? राजनीति की वैधता पर संकट आ जाते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावशीलता की कमी। देखिए, अब आज हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो मोदी और योगी जी का प्रभाव, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी है, और इसी प्रकार योगी जी है, इनका प्रभाव इतना है कि जहाँ ये चले जाते हैं लोग इनकी तरफ चल पड़ते हैं, और एक ऐसा हुजूम खड़ा हो जाता है कि देखने में लगता है कि कितना प्रभावशाली है, इनके अंदर क्या छुपा है या क्या प्रभावशीलता है। लेकिन जब इसी प्रभावशीलता में कमी आने लगती है तो सरकार की वैधता पर संकट उत्पन्न हो जाता है। पिछली सरकारें गिरने का कारण उनकी प्रभावशीलता की कमी। लोग नाखुश थे, उनको नापसंद करते थे, उनको मानते नहीं थे, तो उनकी प्रभावशीलता में क्या हो गया? कमी आने लगी। तो इससे क्या हुआ? उनकी वैधता पर संकट उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार परंपरा व राजनीतिक विरासत की रक्षा, जो राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक व्यवस्था, जो सरकार परंपरा व राजनीतिक विरासत की रक्षा करने में सक्षम नहीं होती, उसकी वैधता पर भी संकट के बादल आ जाते हैं, उसकी वैधता पर भी संकट उत्पन्न होता है। तो परंपरा व राजनीतिक विरासत की जो रक्षा करने में असक्षम होती है तो उसकी वैधता पर भी संकट आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आप कोई, जैसे मैंने पूरा सिद्धांत बताया, आप इस पे कोई उदाहरण बताना चाहेंगे? परंपरा व राजनीतिक विरासत की रक्षा अगर कोई कर पाने में सक्षम नहीं है तो ऐसे में क्या होता है? राजनीतिक वैधता की संकट आ जाते हैं। मैंने बताया एक बार क्या हुआ था, राजस्थान में जनजाति, अनुसूचित जनजाति को लेकर आंदोलन चला था। उन्होंने किसी ग्रुप को कह दिया इनकी संख्या में कमी है, या वह जनजाति ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे थे, तो लोग उनसे नाखुश हो गए। उसका प्रतिदान जो निकला, क्या निकला? आंदोलन। उन्होंने इतना ज़्यादा आंदोलन किया, रेलों पटरियों के आगे लेट गए सरकार से। इससे क्या होता है? सरकार की वैधता पर संकट हो जाता है जब वो क्या होती है? परंपरा व राजनीतिक विरासत की रक्षा करने में सक्षम नहीं होती। इसका एग्जाम्पल मैं अपने पड़ोसी मुल्कों के माध्यम से भी दूंगी। श्रीलंका में इस समय क्या चल रहा है? भुखमरी, लोग नाखुश हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, उस पे सब पे कब्जा कर लिया है। तो ऐसे में क्या है? जब लोग परंपरा व राजनीतिक विरासत की रक्षा करने में संकट वो आता है तो सरकार की वैधता पर संकट। तो क्या हुआ श्रीलंका में? सरकार की वैधता पर संकट आ गए। पाकिस्तान में पिछले वर्षों में क्या हुआ था? पाकिस्तान में हमेशा से अगर हम देखें तो सेना हमेशा हावी रहती है, सेना हमेशा हावी रहती है। और पाकिस्तान में भी इस तरह की राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को मिली थी जब उनके प्रधानमंत्री को हटा दिया गया था और सेना और दूसरी बागडोर सेना और उनसे संलिप्त उनके साथ के सहयोगी दलों को उनको सरकार को सौंप दिया गया था। तो इस प्रकार परंपरा व राजनीतिक विरासत की जो सरकार या राजनीतिक व्यवस्थाएं रक्षा नहीं कर पाती हैं तो उनकी वैधता पर भी संकट आ जाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में। हैबरमास को चूँकि नव मार्क्सवादी सिद्धांतकारक कहा जाता है, दो उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। दो इम्पॉर्टेंट किताब है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन और द लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधकरण का संकट, जिसमें उन्होंने अपने वैधकरण के संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपने अपने इस सिद्धांत के माध्यम से यूरोप और अमेरिका का अध्ययन किया था और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया था कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, राज्य का आर्थिक गतिविधियों में
मध्यस्थता बढ़ गई है। जब कहते हैं ना, जब सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने लगती है, उसके स्थान पर नवीन मूल्यों को लाने के लिए प्रेरित रहती है, तो ऐसे में लोग उनकी वैधता पर संकट के बादल मौजूद हो जाते हैं। तो इसी में आया नवीन विचार एवं मूल्य। जब नवीन विचारधारा और मूल्यों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसे मैंने तुम्हें कृषि कानून बताया था, कृषि कानूनों को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो सरकार की वैधता पर संकट हो जाते हैं। इसी प्रकार परंपरागत संस्थाओं और समूहों के अस्तित्व का संकट। जब परंपरागत संस्थाएं होती हैं और समूह होते हैं, उनको बनाए रखने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे में सरकार की वैधकरण का संकट आ जाता है। इसी प्रकार नवीन गुटों व एवं समूहों के राजनीतिक संस्थाओं में आने पर संकट। जब नवीन गुट और संस्थाएं राजनीति में आ जाती हैं, तो वो प्राचीन गुटों से तालमेल व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाती, तो ऐसे में वैधकरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार प्रभावशीलता की कमी। मैंने अभी आपको नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की प्रभावशीलता के बारे में बताया कि किस प्रकार लोग उनसे प्रभावित हैं, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति की, विशेष की किसी पॉलिटिकल पार्टी की इमेज जो होती है, उसकी प्रभावशीलता में कमी आती है या कम हो जाती है, तो उसकी वैधता पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार परंपरा व राजनीतिक विरासत की रक्षा। जो राजनीतिक व्यवस्था परंपरा और राजनीतिक विरासत की रक्षा करने में सक्षम नहीं होती, उनकी वैधता पर संकट आ जाते हैं। ये है हैबरमास का वैधकरण का सिद्धांत। इसे कहते हैं लेजिटिमेशन थ्योरी ऑफ हैबरमास।